नमस्ते व्यूअर्स, आप सभी का आर के सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग कुछ इंटरव्यू से जुड़ी हुई या उससे रिलेटेड कुछ सवालों को लेंगे और जानेंगे कि अगर इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हैं तो उन सवालों का आप फेस कैसे करेंगे। कई बार इंटरव्यू ले भी चुके हैं स्टूडेंट से, जिसको मॉक इंटरव्यू कहते हैं। बड़े बड़े जितने भी क्लासेस चलते हैं सिविल सर्विसेज का, उसमें रह चुके हैं। साथ में ये सिविल सर्विस स्टूडेंट के मेंटर एंड मोटिवेटर भी हैं और बिहार शिक्षा सेवा से भी जुड़े रहे हैं। तो सर, आपसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि अगर हम इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हैं, उनका फेस करते हैं, तो वो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, जानते हैं कि वो पहले पूछते हैं कि आप अपने बारे में बताएं। तो इन सवालों का जवाब हम किस तरह देंगे? धन्यवाद धीरज। ये आपने मेरे बारे में काफ़ी कुछ कहा। दोस्तों, विशेषकर मैं उनको संबोधित कर रहा हूँ जिन्हें इंटरव्यू देना है। नेक्स्ट मंथ में ही बीपीएससी सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू है और फिर बाद में यूपीएससी का भी होना है। इंटरव्यू के बारे में बताऊं कि एक तो आप में भय नहीं होना चाहिए। यू शुड बी कॉन्फिडेंट एनफ। एक विश्वास होना चाहिए बिकॉज यू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड पीटी एंड मेंस। यस। पीटी और मेंस क्लियर करके जाते हैं। तो यू शुड सेट वन थिंग इन माइंड दैट योर नॉलेज हैज़ ऑलरेडी बीन टेस्टेड। आपके ज्ञान का टेस्ट हो चुका है। द इंटरव्यू इज़ ए टॉक, एक वार्ता है। आमने सामने होना है बोर्ड के चेयरमैन और मेंबर्स के साथ। एंड ये जो भी इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, चेयरमैन होते हैं, वो दे आर वेरी कॉर्डियल, आपको मदद करते हैं। आपकी अच्छाइयों को देखने के लिए है, आप में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं वे आपसे जानना चाहते हैं। दे वांट टू टेक आउट योर बेस्ट, जो भी आपका अच्छा है। ऐसा नहीं कि आपकी कमी को ढूंढना चाहते हैं। और काफ़ी वो मदद भी करेंगे किसी प्रश्न के उत्तर को देने में। सर, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है बायोडाटा, जो कि इंटरव्यू की तैयारी में ये बायोडाटा किस तरह से हमारी मदद करते हैं? ये और बायोडाटा की जो बात है, और कुछ बोल रहे थे। जी सर, ये बायोडाटा जो है ये महत्व हमारे लाइफ में, इस चीज़ को भी मैं जानना चाह रहा था कि बायोडाटा हमारे लाइफ में महत्व किस तरह से रखता है। बायोडाटा तो आपने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। जो आपका रिज्यूम होता है, बायोडाटा होता है। आप उसमें यू मेंशन योर नेम, पेरेंट्स नेम, फिर आपका एड्रेस होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होता है, हॉबी होते हैं, फिर दो रेफरी के भी नाम होते हैं जो आपको जानते हो, ज़रूरत पड़ने पर उनसे संपर्क किया जा सके। तो बायोडाटा में तो सब कुछ रहा, इंक्लूडिंग योर मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन जब हम बताते हैं सर, क्योंकि मुझे पता रहता है कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने मेरा पूरा क्वालिफिकेशन, मेरा पूरा बायोडाटा उनके पास अवेलेबल है। वो पूछते हैं हमसे कि अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताएं, तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, शुरू से लेके मैंने जो क्वालिफिकेशन किया वो अंत तक बताऊं, या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने जो ग्रेजुएशन किया या फिर मैंने इंटर किया, सिर्फ उतना ही बता के रह एजुकेशन जाए। क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जिस पोस्ट के लिए आप जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, द पोस्ट फॉर विच यू आर अपेयरिंग इन द इंटरव्यू, तो वो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको बताना है। और क्वालिफिकेशन की बात है, वो तो आपका जो बायोडाटा ऑलरेडी बोर्ड के चेयरमैन और मेंबर्स के पास होते हैं। दे ऑलरेडी नो योर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। ये राइट देन दे विल स्टार्ट पुटिंग क्वेश्चंस बिफोर यू। जैसे अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने, यू हैव डन इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर से आपने इंजीनियरिंग दिया की डिग्री लिया आपने, और यू अपेयर फॉर द इंटरव्यू फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। तो अगर सिविल सर्विसेज एक्सपीरियंस के रूप में आप इंटरव्यू देते हैं और ऑलरेडी आप आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग आपने किया है, तो ऑलरेडी उनके पास है, वहाँ से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे। यदि आपने इंजीनियरिंग स्ट्रीम के ऑप्शनल नहीं रखा है, आपने चेंज करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रख लिया, हिस्ट्री रख लिया, ज्योग्राफी रख लिया,
जो भी आपने चेंज किया, तो वहाँ से ही संभावना बनती है क्वेश्चन पूछने की कि आपने क्यों चेंज किया। दो यू आर द ब्राइट स्टूडेंट, यू हैव डन इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम IIT कानपुर, and you have left your main subject, and you have just shifted on to some humanities subject। तो यहीं से सवाल उठ सकता है। फिर सवाल और भी उठ सकता है कि आप इंजीनियरिंग सेक्टर में रहते हैं, क्योंकि यू आर द टॉप ब्रास ऑफ द कंट्री, बिकॉज IIT इज़ द प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। तो आप उसमें रह के भी अच्छा कर सकते थे। तो बहुत सारे सवाल आ सकते हैं कि आपने ये क्या, एक इज इट नॉट द वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड दी मनी एज वेल, क्या ये संसाधन का वो वेस्ट नहीं है, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग छोड़ करके आपने सिविल तरफ आया। तो सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर। और वो क्वेश्चंस का मतलब होता है, वो जो पूछते हैं उनका मकसद ये होता है कि आप कैसे रेस्पॉन्सिव है विद द क्वेश्चंस ऑफ द बोर्ड मेंबर्स, दैट इज द मोटो। ये ऑप्शनल का बात आपने सर किया। मेरी भी कुछ ज़रूरत क्वेश्चन है, मतलब कई स्टूडेंटों को सवाल लेके मैं चल रहा हूँ, लेकिन मेरा ये पर्सनल सवाल है। जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन में इंग्लिश स्ट्रीम से किया है, और इंटरव्यू के दौरान ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने हिस्ट्री रख लिया। अगर मुझसे क्वेश्चन ये किया जाए कि आपका जो स्ट्रीम है ग्रेजुएशन का वो इंग्लिश है और आपने रख लिया ऑप्शनल में हिस्ट्री, लेकिन इस क्वेश्चन में कई बार सोचता हूँ कि इसको मैं किस तरह से जवाब रखूँगा कि वो सेटिस्फाई हो। एक्चुअली ऐसा है कि इसका कोई स्टैंडर्ड जवाब नहीं हो सकता है, और ऐसे प्रश्न का जवाब स्टूडेंट को खुद एक्सप्लोर करना चाहिए, वो बेहतर ढंग से दे पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई ये फिक्स क्वेश्चन है, वो है नहीं है। ये आपको खुद ही ऐसे प्रश्न का जवाब कि, चूँकि ये अगर बता भी दिया जाए तो वो चीज़ रटी रटाई बात हो नहीं सकती है। यू कैन नॉट अपीयर देयर एज द पैरोट लाइक मेमोराइजेशन। आपको इट शुड बी वेरी रैशनल कि हमको कैसे, क्योंकि आपको ये पता नहीं है, आप सोच के गए कि ऐसे ये प्रश्न पूछेगा, वहाँ पे वो चेंज हो गया वो। तो इसलिए वो आप कर सकते हो। ऐसे संभावनाएं बहुत सारी है कि मैं इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया, ज्योग्राफी रख लिया, तो आप कह सकते हो कि ज्योग्राफी मुझे पढ़ने में अच्छा लगा। या कोई आप घर में ऐसा ज्योग्राफी और भी विषय के लोग हों जो रिसोर्स मटेरियल के रूप में आपको हेल्प मिला हो, वो सब आपको यू हैव टू क्रिएट दी कंडीशंस। ओके सर। आपने अभी हॉबीज़ की बात की, तो मैं हॉबीज़ से जुड़ी कुछ सवालें लेता हूँ। ये हॉबीज़ जैसे कि किसी का कुकिंग होता है, या किसी का लिसनिंग म्यूजिक होता है, या रीडिंग बुक सब होती है। ये सब जो हॉबीज़ है, इसमें अगर मान लीजिए मेरा कोई ऐसा हॉबीज़ है कि मैं लिसनिंग म्यूजिक, मतलब मुझे गाना सुनना पसंद है, क्या इंटरव्यू के दौरान ऐसा बोर्ड मेंबर के द्वारा अपेक्षित किया जा सकता है कि आप गाना सुनाएं? में बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर किसी ने वो कुकिंग रखा हॉबी, देखो हॉबी में क्या है कि एक चीज़ आप सभी जान ले, जो भी वो ये सुन रहे हैं हमारे साथ है आप, इस टॉक में, यू आर दी पार्ट ऑफ द टॉक। ये समझ लें कि हॉबी जो हैं वही आप लिखेंगे। अब ऐसा नहीं कि आपको किचन में आप कभी गए ना हो और कुकिंग लिख दें। और कुकिंग आपने लिख लें। तो कुकिंग इज़ ए बिग साइंस। कुकिंग कोई आसान नहीं है, क्योंकि अगर आपको अगर एक बॉयल करना है एंड इफ़ यू लीव इट फॉर 1 आवर, तो व्हाट विल हैपन। तो दोनों चीज़ें हैं। आपका मैंने बताया कि देयर इज ए केमिस्ट्री इन किचन। आपको खास ड्यूरेशन तक ही हीट देना है, फिर क्या है कम हीट देना है या ज़्यादा हीट देना है या मॉडरेट देना है। अब अचानक मान लो कि मिल्क को बॉयल करना है और आपने गैस के फ्लेम को काफ़ी तेज़ कर दिया, व्हाट विल हैपन। बस कर तो लिए। वो, या फिर आपने अगर आप ये राइस को कुक कर रहे हो और क्या किया आपने, छोड़ दिया 2 आवर्स तक, तो क्या होगा, जल जाएगा एंड इट विल लीड टू पॉल्यूशन। जलेगा तो फिर धुआं निकलेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। कहने का मेरा ये अर्थ है, फिर अगर आपने सफाई नहीं की ढंग से या सॉल्ट को प्रॉपर तरीके से नहीं दिया, तो वो सब चीज़ें हैं। मतलब इट सिम्स की ईजियर है, बट ये आसान नहीं है। दिखता सिर्फ आसान है, लेकिन नहीं आप होता। घुसेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा और आपको काफ़ी इसमें ये प्राप्त करना होगा, नॉलेज प्राप्त करना होगा
एक्सपीरियंसेस भी आपको देने होंगे, तभी जाके यू कैन कुक द मील और द फूड मटेरियल्स इन द किचन नाइस वे। आप दूसरा भी रख सकते हो, कोई भी अगर रख सकते हो हॉबी, तो एक ही चीज़ ध्यान रखोगे कि उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप कोई गाना अगर गाना ये सपोज नहीं सुनता है, गीत नहीं गाता है, उसको आसान लगा चलो भाई रख देते हैं कि लिसनिंग टू म्यूजिक, तो डैट विल बी वेरी डेंजरस फॉर द कैंडिडेट। जो कर सकते हो, जो श्रोता है आपका, जैसे आपने गार्डनिंग रख लिया, तो गार्डनिंग में क्या है, वहाँ भी क्या दीजिए वीक साइंस। आप एक जिस तरीके से एक बच्चा, दुनिया में बच्चे का जन्म होता है, फिर क्या है उसे धूप से बचाना पड़ता है, बरसात से बचाना पड़ता है, फिर उसे प्यार देना पड़ता है, नर्सरी देनी पड़ती है, एंड ए नेशन चाइल्ड नीड्स ऑल केयर टू डेवलप अपराइट सिटीजन। उसी तरीके से एक पौधा है, तो पौधे को बड़ा होने में अगर आपने लिख दिया गार्डनिंग, और एक पौधे को आपने बचाने का आपके पास सेंस नहीं है, तो आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने फंस जाएंगे। हाँ सर, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है जिससे कि मतलब हम कई बार देखते हैं कि इंटरव्यू बोर्ड के दौरान इंटरव्यू बोर्ड से कोई मेंबर सवाल किया और उस सवाल का मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, मतलब मुझे नहीं आ रहा है वो जवाब, तो मैं उस समय क्या बोलना पसंद करूँगा, सॉरी या फिर कुछ ना बोलूँ, क्या मैं बोलूँ मुझे लगता है कि ये पार्डन सर, आई डोंट रिकॉल दिस टाइम, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। सॉरी इज नॉट द राइट थिंग, क्योंकि आपने कोई मिस्टेक नहीं किया। प्रश्न पूछा गया आपसे, तो आपने ऐसा नहीं कि कोई ऑब्जेक्शनबल काम किया, चूँकि आपको जानकारी उस समय नहीं है, याद नहीं आ रहा है, तो आप बहुत विथ ए प्रॉपर स्माइल एंड सेंस ऑफ वन थिंग दैट यू शुड नोट द आंसर, क्योंकि आप एक सिविल देने जा रहे हो, कुछ अधिकारी बनने जा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं एक अंदर में एक सेंस ऑफ फीलिंग भी होनी चाहिए कि हम ये जानना चाहिए, लेकिन वो दिखना भी नहीं चाहिए। तो ये एक अच्छा खासा आपका बॉडी लैंग्वेज भी वहाँ पे होना चाहिए, इसके साथ कि आपके बहुत रिस्पॉन्सिव होकर के आपको ये देना है कि आई डोंट रिकॉल द क्वेश्चन एट दिस टाइम। ओके सर। ये एक फेमस क्वेश्चन है, ये कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि इंटरव्यू बोर्ड मेंबर के द्वारा कि आप सिविल सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका कोई परफेक्ट आंसर हो सकता है सर? परफेक्ट तो कुछ नहीं होगा डियर, तो लोग जैसे आपको बताए जाते हैं कि देश की सेवा करना चाहते हैं, है ना, ऑनेस्टी देना चाहते हैं, truthful नहीं देना। मुझे लगता है कि ये सब काफ़ी कॉमन आंसर हो गया, और आप अंदाज करें कि अगर मैं नियर अबाउट 1800-1900 अगर स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं इंटरव्यू में, वो अराउंड 400 समथिंग वैकेंसीज़ के, क्योंकि अगेंस्ट 2 वैकेंसीज 3 कैंडिडेट्स आर कॉल फॉर द इंटरव्यू, 2 पे 3 कैंडिडेट को बुलाया जाता है। बिल्कुल। तो आप देख सकते हो कि अगर 1800 इंटरव्यू देते हैं, 600 वैकेंसीज हैं, और उसमें भी टॉप रैंकिंग, जैसे अगर स्टेट की बात करें तो एसडीएम हुआ, या रेवन्यू सर्विसेज हुआ, या फिर पुलिस सर्विसेज हुआ, यूपीएससी की बात करें तो आईपीएस हुआ, आईएएस हुआ, आईएफएस हुआ। वैसे तो कुछ इंडिविजुअल चॉइस रहता है, रैंक कर भी आप वो दूसरे सर्विस को ये कर लेते हैं, ऑप्ट कर लेते हैं, लेकिन यू शुड हैव द प्रॉपर, चूँकि आप जब वो देते हो अपने चॉइस को रिवील करते हो अपने रिज्यूम में, तो वहाँ पर क्या है कि अगर आपने दे दिया आईपीएस दे दिया, आईएएस नहीं दिया, आईएफएस नहीं दिया, तो वहाँ भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाई आपने आईपीएस क्यों दिया। तो इसलिए प्रॉपर रीजनिंग, कुछ रीजनिंग होनी चाहिए आपके जीवन का, या फिर कोई ना कोई ऐसा इंस्टेंस होना चाहिए जो इंसिडेंट जो आपको, जुड़ी हुई है, हाँ, अपनी लाइफ से जुड़ी हुई जो है। आपको इनकरेज किया हो कि नहीं हमें आईपीएस बनना ज़्यादा अच्छा हो। मैंने मीनिंग देयर बाई कि यू शुड अपीयर देयर द जस्ट, जो है आप वही आपको वहाँ पे बोर्ड के सामने बोलना होगा। दिखना चाहिए। ओके सर। एक क्वेश्चन जो है ये है, मतलब सिविल सर्विस से जो रिलेटेड है ही, साथ में कई बार होता है मेरे ही मन में सवाल चलता है अंदर ही अंदर, और कई स्टूडेंट के द्वारा भी चलता है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये रहता है कि अगर मेरा सिविल सर्विस अगर नहीं हो पाता है, मतलब मैं ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ, ये इसमें मैं क्वालिफाई नहीं हो पाता हूँ, तो क्या किसी और किस चीज़ में मैं तैयारी कर सकूँ, या क्या मैं बेटर कर सकता हूँ इसके अलावा? अगर ये प्रश्न आपके बोर्ड के द्वारा आता है, चेयरमैन सर के द्वारा आता है बोर्ड में, कि ये क्वेश्चन दरअसल आप ये पूछना चाहते हैं कि
हाउ विल यू रिएक्ट व्हेन यू आर नॉट सेलेक्टेड, या आपका चयन नहीं होगा ओके तो सर। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। जस्ट गिव द स्माइल टू द बोर्ड एंड द बोर्ड चेयरमैन एंड द बोर्ड मेंबर्स, और जस्ट से कि अगेन आई विल बाउंस बैक, आई विल ट्राई टू अपीयर बिफोर यू नेक्स्ट टाइम। पुनः हम अपनी कमियों को दूर करते हुए हम आपके पास आने का प्रयास करेंगे और सफलता लेने का प्रयास करेंगे। हाँ एक आप में एक विश्वास दिखना चाहिए, क्योंकि विश्वास तो हमेशा ज़रूरत है ना, सफलता के लिए, सफलता के बाद, सफलता के पहले। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके अंदर एक विश्वास को कितना विश्वास आपके पास है, हाउ मच यू आर होपफुल, नेवर टू लूज होप, नेवर टू गिव अप, जो ये सब जो एटीट्यूड है कि कभी हम छोड़ेंगे नहीं, सफल होंगे ही, विश्वास मेरा है, तो ये सब जो इंटीग्रिटी है वो इस चीज़ को जानने के लिए बोर्ड के द्वारा ऐसे सवाल किए जाते हैं। ओके सर, मैं इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ, और ये बहुत मायने रखता है इंटरव्यू बोर्ड, मतलब इंटरव्यू के दौरान, कि मेरा ड्रेस कोड, मतलब ये मेल हो या फीमेल हो, उनका ऐसा क्या ड्रेस कोड हो कि वो देखने में मतलब अट्रैक्टिव लगे। कि ड्रेस कोड से, ड्रेस कोड जो आपको अच्छा लगे, अच्छा लगने का मतलब हुआ कि ये नहीं कि आप फॉर्मल ड्रेस पहन के जाएंगे, वो ये नहीं कि पार्टी पहन के चले जाएंगे, नहीं या नहीं जो सर, आपके जो मतलब हमारे इंटरव्यू के लिए परफेक्ट हो। सीनियर स्टार्स है वो कर लेते हैं, वो नहीं। ये सब नहीं कि जीन्स वगैरह पहन के चले जाए, टी शर्ट पहन के चले जाए। वो जो कॉमन है आपका, वो स्काई कलर का शर्ट है, और फिर डीप कलर का पैंट है। ब्लैक को अवॉइड करेंगे। अगर मान लेते हैं कि लाइट कलर का शर्ट है स्काई, और उसमें ब्लू कलर का पैंट मुझे लगता है, और फिर उसमें ब्लू कलर का टाई रहा है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा रहा। क्योंकि ये भी सवाल मुझसे बच्चे पूछते हैं कि टाई लगाना जरूरी है, तो मुझे लगता है कि टाई नहीं लगा के भी हो सकता है। दैट इज़ नॉट द बेसिस फॉर योर रिजेक्शन। आपकी रिजेक्शन का बेसिस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने मेंस में जो परफॉर्म किया है, आपके रिजल्ट को डिसाइड वो कर चुका है। यहाँ पे सिर्फ ये है कि बोर्ड मेंबर्स ये देखना चाहते हैं कि वो पद के अनुरूप आपका टेम्परामेंट है कि नहीं है, और आपका कंडक्ट है कि नहीं है, जिसमें कि ड्रेस कोड भी आता है। और शू वगैरह थोड़ा सा वो साफ रहना चाहिए, एक अच्छा लगना चाहिए। यू शुड अपीयर दैट यू आर अबाउट टू गेट वन पोस्ट एट द एग्जीक्यूटिव, क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव आप बने, एक ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो और जब आप चेयर पर भी जाओगे तो चूँकि ऑल इंडिया सर्विसेज यदि रहेगा तो आप कहीं भी जा सकते हो, बाहर भी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में भी दिए जाते हैं। तो आपको मुझको ये फील होना चाहिए कि यू आर अ मैन ऑफ डिफरेंस इन ऑल कंडक्ट इंक्लूडिंग द ड्रेस। थैंक यू सर, आपने अच्छे से, इतने अच्छे से जवाब दिया, और मैं चाहूँगा और मेरे जितने भी दोस्त हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, वो आपके बातों को फॉलो करेंगे और इंटरव्यू में जाएंगे तो ज़रूर सिलेक्ट होंगे। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।